For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज जो है हम क्लास 12 वेदांत भाग 2 और हमारा ये हिंदी सब्जेक्ट है। पाठ हम जूझ, पाठ का नाम है जूझ, इसी पे हम अपनी चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये जूझ के जो रचनाकार हैं आनंद यादव जी, उनके बारे में एक संक्षिप्त जीवनी बताई थी। आज हम इस पाठ की समरी जानते हैं। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आनंद यादव जी जो है उन्होंने ये आत्मकथ्यात्मक एक उपन्यास लिखा है। आत्मकथ्यात्मक का मतलब होता है अपने ही बारे में एक प्रकार से। तो ये जो जूझ है पाठ, इसका मतलब शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि जूझ का मतलब क्या होता है। स्ट्रगल करना यानी मेहनत करना या परिश्रम करना। तो आनंद यादव जी या इस कहानी को शुरू करते हैं एक छोटे से बच्चे से। अब देखिए बेटा, एक छोटा बच्चा रहता है, ठीक है। वो छोटा बच्चा जो है गांव में बहुत ज़्यादा काम करता है, खेतों में काम करता है। फिर उसके बाद खेतों से काम करने के बाद वो आता है अपनी माँ के साथ रसोई में, और उनके साथ जो है तमाम तरह के काम होते हैं, उन कामों में हाथ बटाता है। और उस बच्चे के जो पिता रहते हैं वो बच्चे की पढ़ाई को छुड़वा देते हैं और खेतों में काम पे लगा देते हैं अपने साथ। और स्वयं काम न करके वो गलियों में जाते हैं, गप्पेबाजी करते हैं, ताश खेलना वगैरह वगैरह का काम करते हैं। और अब बच्चों आप जानते हैं कि आज के समय में पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से वो जो छोटा बच्चा था उसको भी कहीं न कहीं ये बात अखरती थी कि मैं भी सब बच्चों की तरह से पढ़ूँ। वो काम तो सब करता था, सुबह खेतों में जाता था, सारा काम करता था। उसके बाद पशुओं के लिए चारा लाना, घर में आना, माँ का सहयोग कराना, रसोई के काम करना, गोबर के कंडे बनाना, गोबर में पानी डालना, तमाम तरह के वो काम किया करता था। एक दिन वो सोचा कि क्यों ना हम अपने मन की बात अपनी माँ से कहें, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं हर बच्चे के लिए उसकी माँ भगवान के समान होती है। तो वो काम कराता रहता है अपनी माँ के साथ, और साथ ही में वो अपनी एक बात माँ से जो है वो शेयर करता है, मतलब बताता है। वो कहता है कि माँ, मेरा भी पढ़ने का मन करता है, और तुम अगर चाहो तो तुम बात करो पिताजी से। लेकिन माँ जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने पति से डरती थी, क्योंकि उसका पति अत्याचारी स्वभाव का था। वो डांटता भी था और पीटता भी था। तो माँ कहती है कि मैं कह तो दूँ, लेकिन तुम अपने पिता का व्यवहार जानते हो, वो किस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारे और तुम्हारे साथ करते हैं। तो जो बच्चा रहता है उसके मन में एक बात और आती है। वो कहता है कि माँ, क्यों ना हम लोग जो गांव के मुखिया हैं उनके पास चले और उनसे तुम बात करके देखो, क्या पता कि उनकी बातों का असर पिताजी के ऊपर पड़ जाए, क्योंकि भाई वो गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, तो उनके कथनों का कुछ न कुछ असर पिताजी के ऊपर पड़ेगा। तो माँ जो है वो कहती है ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में या देखते हैं। फिर कुछ दिनों के पश्चात वो दोनों माँ बेटे जाते हैं मुखिया के पास। और चूँकि बेटा किसी भी स्त्री का गांव के मुखिया के सामने प्रत्यक्ष रूप से बात करना गांव में ये सब बहुत पर्दा और लाज लिहाज की बातें होती थी। तो बच्चे की माँ जो रहती है वो ओट से छिपकर यानी किनारे से छिपकर अपनी सब बातों को बताती है, और बच्चा मुखिया के सामने खड़ा रहता है। अब देखिए बातें क्या होती हैं दोनों के बीच में। जो बच्चे की माँ रहती है वो कहती है कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन इसके पिता जो है वो पढ़ने के लिए इसे स्कूल नहीं भेजते हैं, बल्कि खेतों में काम पे लगा देते हैं, और ये तनिक भी पढ़ नहीं पाता है, और अगर कहो तो उल्टा वो डांटते और फटकारते हैं। तो जो मुखिया रहता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ये जो समस्या है इस पर हम विचार करेंगे। एक दिन तुम अपने पति को यहाँ पर भेजना, लेकिन उसे ये कतई पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी और आपकी बातें
इस विषय पर हो चुकी हैं। तो दोनों माँ बेटे हामी भरते हैं और पुनः अपने घर को लौट जाते हैं। फिर वो मुखिया उस बच्चे के पिता को बुलाता है और पिता जो है वो डरा डरा सहमा सहमा एक पैर पे दौड़ के जाता है मुखिया के पास। उसके मन में भय बना रहता है कि क्या बात है जिससे कि मुखिया जो है वो हमको बुला रहा है। वो जाने के पहले अपनी पत्नी से पूछता भी है कि कुछ बात हो गई है क्या। तो पत्नी बोलती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, बाजार में कोई आदमी मिला था और उसने कहा कि अपने पति को भेज देना, शायद कुछ काम है। तो जो बच्चे का पिता रहता है वो मुखिया के पास जाता है और मुखिया उससे अपनी बातें करता रहता है। तब से उसका बच्चा तुरंत वहाँ पे पहुँचता है और वो कहता है कि पिताजी चलो, माँ बुलाई है, खाना खाने का समय हो गया है। तो इतना सुनते ही मुखिया जो रहता है वो बच्चे से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। तो बच्चा कहता है कि स्कूल में कैसे मैं रहूँ, मुझे तो पिताजी ने काम पे लगा दिया, खेतों में लगा दिया और साथ में मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दी। तो मुखिया जो रहता है वो उसके पिता से कहता है कि ये क्या बात है। तो बच्चे का पिता कहता है कि साहब, इसको मैं पढ़ने के लिए भेजता था लेकिन कुछ गलत संगत में ये पड़ गया था, जैसे कि सिनेमा हॉल जाके देखना, कुछ पैसे एकत्रित करके उससे यहाँ वहाँ की चीज़ें खरीदना, इसलिए बच्चा बिगड़े ना, मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। तो इतने पे मुखिया जो रहता है वो कहता है कि नहीं, ये सब गलत बात है और तुम कल के कल ही बच्चे को स्कूल भेजोगे। तो पिता जो रहता है वो कह देता है कि ठीक है साहब, लेकिन वो कहता है कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तो बच्चा कहता है कि मैं हर प्रकार की शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो पिता वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वो अपने बच्चे से कहता है, चूँकि वो पिता है तो उसे भी अपनी बातों को मनवाना है, उसे भी अपनी बातों को रखना ही है। तो वो कहता है कि तुम स्कूल जाने के पहले यहाँ पर खेतों में आओगे, काम करोगे, उसके बाद उसी हाल में स्कूल में जाओगे और फिर स्कूल से आते मान फिर यहाँ पे काम करोगे। और मान लो किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा खेतों में काम आ जाता है तो उस दिन तुमको स्कूल जाने को नहीं मिलेगा। तो बच्चा तो अंदर से खुश हो जाता है कि चलो, कम से कम जहाँ कुछ नहीं नसीब था वहाँ पर इतना ही बहुत कुछ है। तो बच्चा कहता है कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है। तो वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और माँ से अपनी सारी बातें बताता है। माँ कहती है कि ठीक है, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस प्रकार से बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है। अब होता ये है कि वो बच्चा जो है, बच्चा तो बड़ा रहता है और वो छोटी क्लास में उसका दाखिला हो जाता है, मतलब जहाँ से उसकी पढ़ाई छूटी रहती है वो पुनः उसी चौथी पाँचवीं क्लास में वो प्रवेश ले लेता है। अब उसके साथ उसकी पढ़ाई चूँकि छूट जाती है तो उसके साथ के बच्चे पास होकर बड़ी क्लास में पहुँच जाते हैं, बड़ी कक्षा में, और उसके साथ अन्य छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं और उसको उन बच्चों के साथ बैठने में बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनके साथ कैसे पढ़ूंगा या कैसे सामंजस्य बैठाऊंगा। और साथ ही में जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ी शरारत करते हैं, कहीं उसका गमछा जो कंधे पे वो लिया रहता है उसको खींचते हैं, कहीं उसकी धोती खींचते हैं, तमाम तरह से शरारतें करके उसको परेशान किया करते थे। अब चूंकि वो बच्चा डायरेक्ट खेतों से आ जाता था, यहाँ पर आ जाता था डायरेक्ट, तो उसको उसी हाल में जाना पड़ता था। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही ठीक था, खेतों में ही काम करता था, क्योंकि विद्यालय में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और परेशान किया करते हैं। तो उसकी माँ समझाती है कि ये सब तो लगा ही रहता है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वो बच्चा जो है अपनी माँ की बातों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है और इन सब बातों को वो छोड़ देता है और साथ ही में वो
रोजाना अपने विद्यालय जाता था, कभी गणित के सवाल हल करता था, कभी हिंदी के, कभी अन्य विषयों के, और तमाम तरह से वो करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी पूरी लगन और मेहनत से कक्षा में सबसे ज़्यादा तेज हो जाता है। फिर भी उसे एक बात खलती थी कि जो भी टीचर्स थे स्कूल के, उन्होंने एक छोटे बच्चे को मॉनिटर बना लिया था। चूँकि मॉनिटर तो उसको बनना था क्योंकि वो पहले से उस क्लास से परिचित भी था और बड़ा भी था, लेकिन वो इस बात को किसी से कहता नहीं है। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि टीचर जो है वो मॉनिटर और उस बच्चे दोनों को मानने लगती है और क्लास के सभी बच्चों की कॉपी उन्हीं लोगों से चेक करवाती थी। और उनकी कक्षा में एक मराठी टीचर आते हैं जो कि बहुत अच्छा गाकर अपने विषय को, अपनी कविताओं को सुनाते थे, अपने विषय को पढ़ाते थे। और उनकी कविताओं से प्रेरित होकर ये बच्चा जो है वो कई कविताएं छंद करने लगा। और चूँकि उसके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने के संसाधन नहीं थे, ना कॉपी किताब थी, ना पेंसिल रबड़ था, ना कुछ भी था, तो वो क्या करता था, इतना ज़्यादा वो मतलब अपने उस टीचर से, जो मराठी टीचर था अध्यापक, उससे इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, मतलब प्रेरित होता है कि वो कभी कभी भैंस या जानवरों की पीठ पे कविताएं लिख दिया करता था, कभी पत्थरों पे लिख दिया करता था, और जब उसे याद हो जाता था तो वो उसको मिटा देता था। इस प्रकार से वो बच्चा बहुत अच्छा कवि लेखक बन गया और आपके सामने वो आनंद यादव के रूप में प्रस्तुत हो गया, जो कि आप कक्षा 12 की किताब में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमको इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी जो भी कोई पूरी मेहनत, लगन और श्रद्धा से, ईमानदारी से अपने कार्य को करेगा, अपने अध्ययन को अनवरत रूप से करेगा, तो उसके सामने चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, जितनी भी चुनौतियां आए, वो उसको पार कर ले जाएगा। इसी संदर्भ में एक दोहा कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, हुआ बौरन डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। मतलब कि जो खोजेगा वही पाएगा, और जो पानी में बीच में उतरने से डरेगा वो कोई भी मोती प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों, चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड या प्रेरणादायी है कि आप तमाम तरह की परिस्थितियों को लड़कर अपने अध्ययन में सफलता हासिल कर लें। तो इस प्रकार से हमारी ये जो कहानी है जूझ, ये यहीं पे समाप्त होती है। और बच्चों, इसके जो प्रश्न उत्तर है आप उसको कॉपी में लिखिए, कॉपी चेक कराइए, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया बेटा, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।